बहुत ज़रूरी है, ये ताली जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजस्थान में आने का, और मैम आपका भी। बस प्लीज़ मैम, थैंक यू सो मच। सच तो कहे ना कि मुझे तो ये लगता है ना, राजा लोग खड़े हुए अच्छे ही नहीं लगते। नेता तो अच्छे लगते हैं कि नेता खड़े रहें, लेकिन राजा खड़े हुए अच्छे नहीं लगते। थैंक यू सो मच मैम। आपसे बात करना, और जैसा तारुफ करा रहे थे, आपका परिचय करा रहे थे वो, और मैं सुन रहा था अपने भाई को, पंकज जी को, कि राजा शालीनता, और आपसे मिलके, आपसे देख के बिल्कुल यही लगता है। तो राजा ऐसे ही होते हैं क्या? भाई मैं तो जहां से आता हूं वहां तो राजाओं की कहानियां होती हैं, लेकिन राजा से तो पहली बार तारुफ हो रहा है, मेरा परिचय हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं राजा कैसे होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ न्यूज़ 18 का कि आपका इतना अच्छा आयोजन राजस्थान में हो रहा है और आपने मुझे आमंत्रित किया। और जो फिर अब आपने जो मुझे सवाल किया, आई थिंक आज के कॉन्टेक्स्ट में वो सवाल बिल्कुल मायने नहीं रखता। अब लोकतंत्र है, और चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आप हो, जब तक आप जनता के काम नहीं करोगे, आप जब तक उनके बीच नहीं रहोगे, अवेलेबल नहीं होंगे, परफॉर्म नहीं करोगे, आपको कोई नहीं पूछने वाला। तो ये राजा वाली बात मैं बिल्कुल भाई देखिए, सोते हुए रहेंगे तब तो मुझे भी नहीं आएगा। मैं भी जहां से आता हूं वहां पे कुछ मेरे कानों में तो आता रहे। यकीनन यकीनन ये जनता बड़ी चालाक होती है। नेता और राजा एक ही जगह तौल देती है, वह सच में सच बात है ये। लेकिन आपने कहा, और आपके पास कल्चर भी है, विरासत भी है, विरासत को भी देखना है, मॉडर्निटी आधुनिकता के बीच में संयोजन भी करना है, कल्चर भी है, टूरिज्म भी है। तो राजस्थान की तो देश में क्या पूरी दुनिया में एक पिक्चर पोर्ट्रे होती है। तो मौजूदा समय में आपकी सरकार और आपका विभाग कैसे इसको संयोजन कर रहा, कैसे इसके कंपोनेंट्स को कैसे आगे रख रहा है? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी। तो ये मॉडर्नाइज्ड जो तरीका है हेरिटेज को प्रेजेंट करने का, प्रिजर्व करने का, उसको आगे बढ़ाने का, संरक्षण करने का, ये हमारा, मैं तो कहूँगी उन्होंने ही इस बात को हमको दिखाया है, बार बार दिखाया है। और उसके बाद जो राजस्थान की आपने बात कही, तो इसी कड़ी में राजस्थान भी अब जुड़ गया है। जैसा कि मैं कहूँगी डबल इंजन की सरकार, दोबारा मैं तो कहूँगी, बार बार कहूँगी, जिस तरह से केंद्र सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, उसमें हम लोगों को बहुत, अब जैसे चाहे हम बात करें किसी भी स्कीम की, हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्वदेश दर्शन है, प्रसाद योजना है, इसमें केंद्र का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और राजस्थान में जो विरासत की आपने बात कही, हमारे हेरिटेज की, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। चाहे हम शेखावटी में हवेलियों की बात करें, उनको कैसे संरक्षित रखा जाए, उसके बारे में योजना बन रही है। चाहे आप बात करें हमारे फोर्ट्स की, हमारे नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करने की, हमारे तीर्थ स्थलों की, सभी को एक इस तरह से बनाया जाए जिसमें मॉडर्न टेक्निक को तो काम में लेना ही पड़ेगा, मॉडर्न ज़माना है, लेकिन मॉडर्न टेक्निक के साथ हमारे हेरिटेज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, दुनिया के सामने उसको और सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, वो हमारा प्रयास है। हमारे त्यौहार, उनको कैसे और भव्य रूप से हम मना सकते हैं। और ये क्या है कि इसमें बहुत कुछ, मैं कहूँगी कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है। बार बार मैं प्रेजेंटिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूरिस्ट आए राजस्थान, तो कैसे हमारे त्योहारों को मनाना है, उसको बड़ा बनाना है, उसके बाद उसको कैसे, उसके बारे में प्रमोशन करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारा कल्चर इतना बड़ा, इतना ऐसा कल्चर और किसी स्टेट में नहीं, किसी भी स्टेट का नहीं होगा। हमारा जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हमारा खान पान है। जब मैं आपको सुन रहा था, सॉरी मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, जब आपने एक शब्द बोला, यानी पिछली सरकार जो थी उसमें उतना तब तो नहीं था, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जो इस बार आप दे रहे हैं, उनसे बेहतर आप कंपेयर कर रही हैं अपने को। टूरिज्म की अगर आप टूरिज्म की बात कर रहा हूं, मैं तो वैसे रोड की भी बात, मैं रोड की तो बात अभी यहाँ कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने इन 1.5 सालों में 13,000 नई सड़कें बनाई, और उनकी सरकार ने उनके 5 सालों में सिर्फ 13,000 सड़कें बनाई। तो आप कंपेयर कर लीजिए, 1.5 साल हमारा और 5 साल उनके। ये बहुत बड़ा एक आईना है, उनको जो देखना चाहिए। और ये तो मैं सिर्फ सड़कों की एक पॉइंट बता रही हूँ, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें। तो कंपैरिजन जब समय आएगा तो वो भी हम लोग करेंगे।
अभी मैं टूरिज़्म की बात ये कहूँगी कि बिल्कुल टूरिज़्म को हमारे जो नए डेस्टिनेशंस हैं उनको और अच्छा बनाना, चाहे पुष्कर कॉरिडोर की बात करें, खाटू श्याम जी कॉरिडोर की बात करें, चाहे जयपुर वॉल सिटी की बात करें, चाहे बूंदी की बात करें, चाहे हमारे जितने भी सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनकी बात करें। कनेक्टिविटी अच्छी, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। कोई भी टूरिस्ट कहीं जाता है तो सड़क अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। हमारे एयरपोर्ट्स में और फ्लाइट्स ज़्यादा हो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उसको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है, वो केवल अकेली इंडस्ट्री नहीं है, उसके साथ बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो एक आप सबको मिला के कैसे इंटीग्रेट करके सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, वो हम लोग प्रयास करते हैं। आफ्टर कोरोना तो बहुत जबरदस्त तमाम सारे लोग और इस तरफ जो इंडस्ट्री है उसमें से एक जो इंडस्ट्री है बहुत तेजी से आई। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। लोग ये कहते हैं कि ये विरासत है, ये किला है, इसका एक महत्व है, लेकिन जो मॉडर्न डेज होटलियर्स हैं उसको वो दबाव बना देते हैं, चेंज करा देते हैं या चेंज कर देते हैं। एक लोगों ने कहा कि ये सेंचुरी है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज करा देते हैं। तो ये दबाव होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। जो भी ऐसी बातें करते हैं, मुझे लगता है वो तथ्य पता जानकारी नहीं लेते और अपनी मर्जी से बातें कर देते हैं। इनका तो मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। लेकिन हाँ, जितनी भी हमारा, मैं तो इस पे ध्यान देती हूँ कि अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है तो उसमें हमारा जो एक्सटीरियर है वो पुराना ही होना चाहिए, उस पर छेड़छाड़ हम लोगों को नहीं किसी को भी नहीं करनी चाहिए। जो ओरिजिनल है उसको जितना ओरिजिनल रखेंगे उतना ही लोग पसंद भी करते हैं। जो भी टूरिस्ट आता है, रहने के लिए आता है, देखने के लिए आता है, तो हमारे जितने भी पुराने किले हैं, हवेलियां हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको जितना हो सके उतना ओरिजिनल रखना चाहिए। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी, जो हमारे हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है कि ऑफ सीज़न में हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को प्रेरित करें कि राजस्थान विजिट करें, राजस्थान आए। क्योंकि सीज़न के समय तो बहुत लोग आते हैं, जो समय होता है हमारा अक्टूबर से मार्च का। लेकिन जो ऑफ सीज़न है उसमें, जैसे अभी हमने तीज एक बहुत बड़े स्तर पे जयपुर में मनाया, वैसे ही दूसरे जो त्यौहार हैं, चाहे गणगौर है, चाहे हमारी दूसरे जितने भी त्यौहार हैं, चाहे हमारे सकरात है, इन सबको, और होली है राजस्थान की बहुत अच्छी होती है, दिवाली होती है। दूसरे स्टेट्स में क्यों नहीं ले जाते हैं आप? दूसरे स्टेट्स में लेके जाएं तो और प्रमोशंस हो गए। ये भी करेंगे, ये भी हम लोग प्रयास करेंगे। मैं सोच रहा था कि ये इतने तरह के नृत्य हैं सिर्फ आपके यहाँ, इतने तरह के त्यौहार हैं, इतनी तरह की हिस्टोरिकल चीजें हैं, अगर ये दूसरे स्टेट्स में भी अगर प्रमोशंस किए जाएं तो मुझे लगता है कि एक बात बनेगी। और ये तो बात से बात निकल के आई, लेकिन विरासत की बात हो रही है। और मुझे शायद याद है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब आपने कहा कि मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि अगर है तो वो ये है कि मैंने महाराणा प्रताप का जो शिलालेख है उस पर ये लिख दिया कि ये हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप जीते। वहां पर क्योंकि लोग कहते हैं कि आप इतिहास बदलने की कोशिश तो नहीं करी, लेकिन मैं सही इतिहास बताने की कोशिश जरूर की। वाह। ये वहाँ पर क्या था कि लिखा हुआ था कि ये युद्ध जो था वो अकबर ने जीता, इस तरह से कुछ गलत तथ्य थे जो वहाँ पर शिलालेख में थे पहले। उसमें हम लोगों ने केंद्र सरकार, क्योंकि ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसमें मैं या आप कुछ अपनी मन से नहीं लिख सकते, तो वो हम लोगों ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। उन्होंने अपने पूरे हिस्टोरिकल रिसर्च पूरी डिपार्टमेंट को दिखा के सब कुछ सही तरीके से क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सही तथ्य देखने के बाद उन्होंने वो शिलालेख उसको उसमें परिवर्तन किया। तो ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ की सांसद रहते हुए कि वहाँ पर जो ये सही नहीं लिखा गया था वो उसको सही करना। और ये सही ये मैंने नहीं किया, ये ASI ने किया। जी बिल्कुल। सच तो यह है कि जितना आपके डिपार्टमेंट के बारे में, जितना आपके डिपार्टमेंट के जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में जानना चाहते हो, उससे कहीं ज्यादा लोग दिया कुमारी के बारे में भी जानना चाहते हैं। आपको मैं लता मंगेशकर सुना बहुत पसंद है। मैं बिल्कुल पसंद है, मुझे लगता है आपको भी होगा। मैं बिल्कुल पसंद है, लेकिन मैं गा नहीं सकता, लेकिन आप गा सकती हैं।
अब तो नहीं गाती, लेकिन मैं आपको बताना, मैं कैलाश खेर जी जब पहले हाँ। जब बहुत बड़े सिंगर नहीं बने थे, आर्टिस्ट नहीं बने थे, उस समय उनसे मैंने म्यूजिक सीखा था दिल्ली में। अच्छा, जी हाँ। वो ये बात किसी को नहीं पता कि अच्छा कैलाश खेर आपके गुरु रहे। वो बिल्कुल गुरु थे। कुछ समय के लिए मैंने हाँ। साल भर के लिए उनके नीचे थोड़ा बहुत रियाज किया। जी जी जी। तो आप बिल्कुल भी नहीं गुनगुनाती भी नहीं है अब आप? नहीं नहीं, देखिए जैसे बादल घिरा यहाँ है, तो नहीं, बारिश यहाँ होने तो लगे, आप अपने महल की अट्टालिका पे मौजूद हो, दृश्य, अरे भाई तुम क्यों हंस रहे हो, ये सारे लोगों को हंसने की बात है। इतना सुंदर दृश्य खींच दिया मैंने, इतना सुंदर दृश्य खींचने के बाद भी सच में मुझे लग रहा कि मैं राजस्थान में बैठा हूं, तो कभी तो गुनगुनाने का मन करता या अब बिल्कुल नहीं करता मन? देखिए वो तो सभी को करता है, आपको भी करता अब होगा। मैं गा नहीं सकता, लेकिन मैं नहीं, गा आपके तो साथ- जो सकते नहीं वो सबसे ज्यादा गुनगुनाते हैं। मैं आपका साथ पर अब ये इतिहास में लिख दिया जाएगा कि मैं आपके साथ गुनगुना दिया, लेकिन आप अगर कुछ गुनगुना देंगे, अगर अपनी फोक उसके लिए आपको एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा राजस्थान में, और फिर गुनगुनाऊंगा। मैं आपसे कुछ क्लासिकल नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था नहीं, कि फोक सॉन्ग का बिल्कुल कोई भी चीज एट सम अदर पॉइंट करेंगे जरूर, ये वादा रहा, पक्की बात। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि आपने कहा कि आपकी जो फेवरेट नेता है, राजनेता, वो मोदी जी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो दूसरे नंबर पे कौन है? देखिए सभी हैं, मैं ऐसे नहीं कहूँगी नंबर 1 नंबर 2, ये तो मुझे लगता है ऐसा सवाल है जिसका कोई मतलब कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सारे हैं, मैं सभी ऐसे हैं जो हम सबके सीनियर हैं, सभी नेता, सभी से कुछ कुछ सीखने को मिलता है। और मैं ये कहूँगी कि नेता ही क्यों, आप किसी, मैं तो एडमायर करती हूँ बहुत लोगों को, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो सिर्फ होम मेकर हो, चाहे वो एंकर हो, बहुत सारी क्वालिटीज सब में होती है जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखना भी चाहिए। यू आर ऑलवेज अ लर्नर। ये जो सीखने वाला प्रोसेस है ये लाइफ में चलता रहता है। आप कभी भी पूर्ण रूप से कह नहीं सकते कि अब मैंने सब कुछ सीख लिया है, मैं हर प्रकार से बहुत नॉलेजेबल हूँ, नहीं, हमेशा यू आर लर्निंग। लाइफ इज अ प्रोसेस आई थिंक ऑफ लर्निंग। मतलब नंबर 2 पे आपका जवाब ये है कि सीखने के प्रोसेस में रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को हमेशा ही मिलता है। डे टू डे लाइफ में आप कुछ ना कुछ सीखते हो जब आप किसी को अच्छा, सुनते मैं हो। आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या राजा महाराजाओं के घर में रसोई में भी आपको जाने का मौका लगता है? आजकल तो नहीं लगता, आजकल तो इतना बिजी शेड्यूल हो गया, लेकिन हाँ पहले कभी कभी करती भी थी। अच्छा, आप लोगों की आपके हाथ से भी रोटी गोल ही बनती होगी ना? गोल, मैं अच्छी रोटी बनाती हूँ। मैं इसलिए चीजें ये पूछ रहा हूं कि लोग पूछेंगे ना, भाई तुम गए, तुमने ये सवाल क्यों नहीं पूछा? बाकी तो मैं सवाल आपसे SIR से लेके और ऑपरेशन सिंदूर से लेके कहीं से भी पूछ सकता हूं, लेकिन मुझे ये जानना है कि रोटी गोल ही बनती है ना आपसे भी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं रोटी। अब मौका नहीं लगता? नहीं, मिस करते हैं आजकल देखिए, आजकल तो एक बिजी हो गया है सब कुछ, काम इतना है तो समय नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन मुझे लगता है एक स्ट्रेस बस्टर भी है, कुकिंग हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिससे आपको अच्छा लगे, या आपका कोई मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा जब स्ट्रेस में होते हो या बहुत काम कर लिया पूरे दिन भर, तो थोड़ा इन चीज़ों से आराम मिलता है। देखिए, आपके सवाल के जवाब से ही, मेरे सवाल के जवाब से ही आपका एक अगला सवाल बना। क्या आपने जब राजघराने में जन्म लिया, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से आपके पास आए, अब आप राजनेता हैं, नेता हैं, तो नेता बनना आसान है या राजा या उस राजघराने में जन्म लेना? देखिए, राजघराने में आजकल मैं दोबारा रिपीट करूंगी, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो इस तरह कोई राजा नहीं है। अभी कोई किसी को बोलता भी है राजा या कुछ तो अस्थवाई लगाते हैं उसके सामने, तो अब कोई राजा नहीं रहा। अब तो यही है, पॉलिटिकल पूरा प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इसका कोई फायदा नहीं मिला? नहीं, मुझे ऐसा कोई फायदा नहीं मिलता। और वैसे मैं आपको एक बात और बताऊं, बार बार राजा कह रहे हैं, मैं एक आर्मी ऑफिसर, एक डेकोरेटेड सोल्जर की बेटी भी। मेरे पिताजी ने एक लड़ाई लड़ी है भारत पाकिस्तान की 1971 में, तो मैंने जो वो दिन भी देखा, और मुझे जिस तरह से मेरी परवरिश हुई है एक आर्मी ऑफिसर ने की है, जिन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाया है, एक हम्बल रहना, सबकी बात सुनना, ये भी सिखाया, तो मेरे संस्कार वो हैं। मेरी दादी जी जेल भी गई थी इमरजेंसी के समय, मेरे पिताजी भी जेल गए थे, वो दिन भी देखे हैं।
जेल का वो कुछ, जब वो गई तो उस समय की कुछ बातें? मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन बिल्कुल मेरे पिताजी जेल में थे, वो भी दादी साहब भी जेल में थी, गायत्री देवी जी। जी। बहुत उनको परेशान किया गया, बहुत ही ऐसा समय था। मेरी माताजी मुझे बताती थी कि इतना ज़्यादा परेशान उनको करते थे, जेल में तंग किया जाता था। पर हाँ, क्यों नहीं, अब वो पॉलिटिक्स में थी, ये तो होता रहता है। पर बहुत गलत हुआ जो हुआ, नहीं होना चाहिए था। एक बिल्कुल ही इमरजेंसी का समय, एक ऐसा समय था जो देश को देखना नहीं चाहिए था। और जिस पार्टी ने ये समय दिखाया या दिन दिखाया, उस पार्टी को कभी भी सत्ता में रहने का हक नहीं है। What do you think about राहुल गांधी? राहुल गांधी जी के बारे में नहीं, सवाल सीरियस है, मैंने बिल्कुल सीरियस सवाल पूछा आपसे। Absolutely, the less said the better. The less said the better. जितना कम बोले उतना अच्छा है। वो भी कम बोले तो अच्छा है, और हम भी उनके बारे में कम बोले तो अच्छा है। ऐसा क्यों? वो तो इतना बोलते हैं और तमाम सारी बातें कह रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। संसद में कह रहे बोलने नहीं दिया जाता, सड़क पे वो बोलते हैं नहीं, पर वो उनको बोलना नहीं चाहिए, उनके लिए अच्छा है, कम बोले अभी। चलिए, अच्छा, तो प्रियंका जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैं किसी के बारे में क्या कमेंट करूं, वो सब नेता हैं, अपनी अपनी पार्टीज के नेता हैं। और अब तो मैं स्टेट में हूं, तो मैं तो ये कहूंगी कि स्टेट में जिस तरह से उन्होंने राजस्थान की हालत जो की थी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हम बात करें सड़कों की, हम बात करें फाइनेंशियली राजस्थान को जिस तरह से कर्ज में डुबो के गए हैं, हर प्रकार से राजस्थान को उन्होंने जो मेस बनाया, उन्होंने जो हालत बनाई राजस्थान की उन 5 सालों में, मुझे लगता है सब पूरा राजस्थान जानता है। और बिल्कुल उन परिस्थितियों में वो 6 नंबर पे है। उन परिस्थितियों में फिर हमारी गवर्नमेंट बनी, और उनके उस परिस्थिति के जो बाहर हम लोग निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें भी समय तो लगेगा, लेकिन प्रयास शुरू हो चुके हैं हर प्रकार से। मतलब कुछ भी नहीं, राजस्थान को बिल्कुल बहुत बुरा हाल उन्होंने। मैं एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं आपसे कि अभी कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल साहब ने एक बात कही, परसों ही कही। उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि आपने कर्नल भवानी सिंह का नाम लिया, पिताश्री का नाम लिया आपने, तो उन्होंने कहा कि अगर भारत जो है वो पूरी तरह से विध्वंस पाकिस्तान का कर ही नहीं सकता। इस पर बड़ा रिएक्शन हुआ। क्या नहीं कर सकता? विध्वंस नहीं कर सकता पूरी तरह से पाकिस्तान को। उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, वो ये कह रहे हैं। हाँ, मतलब एज फार द मिलिट्री पावर इज कंसर्न कि हमारी, क्या बोल रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वो पता नहीं, उनकी पार्टी जब पावर में थी उस समय तो उन्होंने सब कुछ टेरिटरीज वापस कर दी। हम जो 1971 में, अगर, क्योंकि आपने मेरे पिताजी को भी इसमें जोड़ा है कि वो, अगर आपके पिताजी डेकोरेटेड सोल्जर थे और कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं, तो कपिल सिब्बल का ओपिनियन हो सकता है और उनकी पार्टी का भी यही ओपिनियन है। मुझे लगता है वो लोग पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन ज़्यादा हैं, भारत के नागरिक कम हैं। जिस तरह से वो बार बार ये चीज़ें कह रहे हैं, और हमारा जो एक पूरे विश्व में जिस तरह से भारत की निंदा कर रहे हैं, मैं तो कहूँगी स्पेशली जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमको एक साथ एक आवाज़ में बोलना चाहिए, लेकिन उसके बजाय वो जिस तरह से निंदा कर रहे हैं हमारे देश की, इस तरह से बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान को इतना बड़ा चढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान तो पता नहीं क्या बन गया। एक आर्मी ऑफिसर की बेटी होने के नाते जरूर आपको कुछ फीलिंग आई होगी जब पूछा होगा या जब कहा गया कि कितने विमान गिरे या कितने गिरे जेट्स, तो आपका रिएक्शन क्या था? नहीं, बहुत ही, ये तो हर बार ही करते हैं। उस समय भी जब पुलवामा वाली घटना हुई थी, उस समय भी यही कहा। उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस समय भी यही कहा। अभी भी उन्होंने यही कहा। तो ये तो सवाल उठाते हैं, हमारे जो देश की हमारी सेना है उन पे ये सवाल उठाते हैं, उन पे ये उंगली उठाते हैं कि ये कैसे किया, क्या किया। उसके बजाय, जैसे मैंने कहा, कि एकता दिखानी चाहिए। हम सब नागरिक हैं इस देश के, और जब देश पे आपत्ति आई, देश पे इस तरह से टेररिस्ट अटैक हुआ, और उसके बाद हमारी सेना ने उसका डटकर सामना किया और सरकार ने पूरा सपोर्ट किया, पूरी तरह से सेना को छूट दी कि तुम जाओ और जो तुम्हें ठीक लगे करो, उसका सपोर्ट करना चाहिए। उसके बजाय वो कह रहे हैं कि कितने विमान गिरे, कितने क्या हुआ, कितने सोल्जर्स गए। ये सब बातें बहुत गलत हैं। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी जी को बोला है, उसको आपने बयान देखा होगा कि जो आपने कहा कि 2000 वर्ग किलोमीटर
कहाँ आपके पास है, कहाँ गए आप, क्या गए थे, ये भी कहा उन्होंने। और जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कही थी बात, जी बिल्कुल नहीं, वो हमेशा ही उंगली उठाते हैं, हम लोग हमारी सेना को डाउट करते हैं, उससे मैं मानती हूँ उससे ज़्यादा क्या घटिया बात हो सकती है। लेकिन आप टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ पे और सड़कों के क्षेत्र में अपनी मिनिस्ट्री के संदर्भ में बेहतरीन काम कर रही हैं। आपने बताया, अपना विजन भी बताया। आने वाले समय में एक सवाल ये लास्ट है मेरा, आने वाले समय में खास तौर से टूरिज्म को लेकर क्या कुछ प्रोपगेशन और क्या कुछ आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाली हैं जिसको कि प्रोपगेट करेंगे इंडिया में पूरे? नहीं, देखिए राजस्थान को और थोड़ा आगे इसमें जैसे टूरिज्म के क्षेत्र में पिछले 5 सालों में हम लोग थोड़ा पिछड़ गए थे, मैं तो कहूँगी। हमको कम से कम फर्स्ट होना ही चाहिए, मतलब नंबर 1 डेस्टिनेशन होना चाहिए राजस्थान को सबके लिए। पूरे वर्ल्ड को अगर कहीं भी किसी को कहीं जाना है तो राजस्थान आए। वो तो छोड़ो, हमारे भारत में भी नंबर 1 हम लोग नहीं थे, 5वां या 6ठा स्थान भारत में था, तो वर्ल्ड की तो बात छोड़िए। लेकिन इस बार अभी एक पोर्टल ने हमको जयपुर को मोस्ट आई थिंक कल्चरली बेस्ट डेस्टिनेशन का स्थान भी दिया है। ये एक बहुत बड़ी हमको उपलब्धि हासिल हुई है, हमारी सरकार को भी और टूरिज्म को भी। और आगे की योजना ये है कि बिल्कुल एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाकर के कैसे राजस्थान का ब्रांड और बढ़ाओ, और थोड़ा मार्केटिंग पे, प्रमोशन पे भी ध्यान देना जरूरी है। जब तक आप इस पे ध्यान नहीं देंगे कोई भी यहाँ नहीं आएगा, उस पे भी ध्यान दिया जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करने का, रूरल टूरिज्म को और बढ़ाने का, कॉन्सर्ट्स ज्यादा हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, मीट इन राजस्थान, वेड इन राजस्थान, संभावनाएं अनेक हैं, हम सभी पे काम करें। मुझे कोई कह रहा था कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग होती हैं उसमें एक मध्यवर्गीय परिवार भी अपनी गुंजाइश खोज सके। ये सवाल जरूर आप उनसे पूछिएगा कि ऐसा कुछ प्लान बनाएं कि जो एक मध्यवर्गीय परिवार भी है जो सोचे कि चलो अच्छा वहां जाके डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, ऐसा कुछ हो तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये सुझाव बहुत सीरियसली हम लोग लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दिया जी, हम उम्मीद कर रहे थे कैलाश भाई का आपने जिक्र किया था कि कबीर की बानी सुनने को मिलेगी। कोई बात नहीं, आपने वादा किया नेक्स्ट टाइम ऐसा जरूर होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैं अनुरोध करूंगा हमारे मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल से कि कृपया मंच पर आएं और धन्यवाद दें दिया जी को।